बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, क्या पाकिस्तानी अमेरिका अब जा सकेंगे या नहीं, ये एक आजकल अहम सवाल डिस्कस हो रहा है, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं आए दिन उनकी जानिब से ऐसे ऐसे अहकामात जारी किए जाते हैं जिसके बाद वो हर वक्त ख़बरों की ज़ीनत रहते हैं। और गुज़िश्ता दिनों जब उन्होंने मुश्तरका ख़िताब किया अपना पहला, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की, पाकिस्तान के साथ जो वॉर ऑन टेरर है उसके हवाले से ज़िक्र किया, पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया गया। फिर 2-3 ऑफिशल्स से अलहदा टीवी इंटरव्यूज़ में शुक्रिया अदा किया गया, पाकिस्तान को कॉल करके शुक्रिया अदा किया गया। लेकिन उसके बाद फिर ये ख़बर आई कि जो ट्रैवल एडवाइजरी होगी उसमें कुछ रद्दबदल आ रहा है और शायद पाकिस्तान का नाम भी उसमें आ रहा है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की लिस्ट बनाई जाती हैं मुख्तलिफ़ दर्जों के हवाले से। अब ये फ़ाइनल नहीं है, ये कहा जा रहा है कि ये हो सकता है, और कुछ अखबारों ने ख़ास तौर पर अमेरिकन मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया है। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को वॉच लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। एक तो गैर कानूनी जो तारकीन वतन वहाँ पर मौजूद हैं अमेरिका के अंदर, उनके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की सख्त पॉलिसी है, वो उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। एक जो कानूनी तरीके से अमेरिका जाना चाहते हैं, ऐसा लगता है इस किस्म की पॉलिसी से वो उनको भी डिस्करेज करना चाहते हैं, उन तारकीन वतन को जो वहाँ पर जाएंगे इस तनाजुर के अंदर। अब क्योंकि जो इसमें कैटेगरीज बताई जाती हैं उसमें रेड लिस्ट बताई जाती है, फिर एक कैटेगरी उसमें बताई जाती है ऑरेंज लिस्ट, जिसमें कहा जा रहा है पाकिस्तान शायद फॉल करे उस लिस्ट के अंदर, और तीसरी कैटेगरी है येलो लिस्ट। ये जो ऑरेंज लिस्ट है इसके अंदर ये है कि वो ममालिक जिनके शहरियों के इमिग्रेंट और सियाती वीज़े महदूद किए जाएंगे, ये वो लिस्ट है। पाकिस्तान में हम सबको मालूम है कि जब अमेरिका के लिए हम अप्लाई करते हैं तो बड़ी सख्त स्क्रूटनी होती है, उसके बावजूद क्या कुछ खदशात अभी भी मौजूद हैं और क्यों ये खदशात पेश आ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के इस पहले सेगमेंट में। लेकिन उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गुज़िश्ता तकरीबन 4-5 दिन पहले पाकिस्तानी फ़ीर थे जिनको अमेरिका में रोका गया और उनको वापस डिपोर्ट किया गया। उसकी तहकीकात का भी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बयान सामने आया कि आगाज़ कर दिया गया है। ये मामला क्या है ये भी आपको बताएंगे। नजम साकिब साहब, साकिब रशीद साहब और पीजे मीर साहब तीनों हमारे साथ मौजूद हैं, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नजम साकिब साहब, क्योंकि पाकिस्तानी बड़ी तादाद के अंदर बाहर जा रहे हैं और अमेरिका ज़रा ज़्यादा शौक़ से भी जाते हैं कि वहाँ पर इकॉनमी बेहतर है, वहाँ पर बेहतर जो है वो जॉब्स मिल जाती हैं। अमेरिका ने भी गुज़िश्ता दिनों में हमारे साथ हमारी बड़ी तारीफ़ कर दी और हमें लगा कि हमारे ताल्लुकात और हमारी अहमियत भी बढ़ जाएगी। तो ये जो पाबंदियों का कहा जा रहा है कि ये लग सकती हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या ये लगेंगी? पहला सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानियों को अमेरिका इन हालात में जाना भी चाहिए कि नहीं? आपने करना क्या है वहां जाके? वहां पे जो मौजूद पाकिस्तानी हैं, वो लोग जिनके पास के ग्रीन कार्ड थे और वो अब वो इधर उधर हो रहे हैं, वो लोग जिनके पास सिटीजनशिप है, उनके पास नेशनैलिटी है, वो एक खौफ के आलम में हैं। आपने वहां करना क्या है जाके? ये मेरा पहला सवाल है उन तमाम लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि अमेरिका आज भी उसी वक्त का, पुराने वक्त का अमेरिका है कि जबरदस्त दुनिया की बेस्ट डेस्टिनेशन है। वो हमारी हुकूमत वक्त ये कहती है कि बाहर जाके कमाएं और पैसा पाकिस्तान भेजें ताकि हमारे रिजर्व में भी इजाफा हो। हमारे पास तो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हम लोग बस इसी तरह की बातें करते रहेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको ये जो पॉलिसी मैटर है जो कि 3 दिन पहले सामने आया, उसकी थोड़ी सी डिटेल बताऊं, मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों से ये पूछना चाहता हूं कि आप इन हालात में, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उथल पुथल हो गई है और पूरी दुनिया हिल गई है, आप वहां जाके करेंगे क्या? ठीक, देखिए सोशल मीडिया पे चूंकि हर चीज सबसे पहले आती है और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया को ही पता होता है, तो पहले तो यही समझ नहीं आ रही थी कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑलरेडी हो चुका है कि नहीं, क्या वाकई पाकिस्तानियों को दूसरी लिस्ट में शामिल किया गया है या तीसरी में, क्या वो है जो कि जा ही नहीं सकते बिल्कुल ही, यानी रेड है या ऑरेंज है, या वो जो कि 60 दिन की जिनको मोहलत है, हुकूमत को, पाकिस्तानी हुकूमत को मोहलत दी गई है कि आप जरा सिक्योरिटी के बारे में हमारे कंसर्न्स जो हैं वो करें और उसके बाद फिर हम जो है वो पॉलिसी करेंगे। ये सारी बातें सोशल मीडिया पे हो रही हैं। एक्चुअल सूरत हाल ये है कि अभी तक वहां से कोई, हमें वाशिंगटन से ऐसी चीज सामने नहीं आई, फॉरेन ऑफिस को नहीं मिली
इस्लामाबाद में इंटीरियर मिनिस्ट्री को नहीं मिली, जिसमें ये हो जी कि पाकिस्तान जो है ना वो इस कैटेगरी में है और पाकिस्तान जो है उसके साथ वीजे के सिलसिले में ये कुछ हो रहा है। लिहाजा इस सिलसिले में तो ये यानी जरूरी बात यह है करने वाली कि आप जरा छुरी तले दम लें, आप छुरी तले दम लें। दूसरी बात देखिए, जो इसमें आपने जितनी भी लिस्टें आई हैं ना 1 2 3, उसमें आप देखेंगे या तो मुसलमान ममालिक होंगे जिस तरह ईरान है, यमन है, सीरिया है, या फिर लैटिन अमेरिका कैरेबियन साइड के होंगे, निकरागुआ है, क्यूबा है, या फिर इस तरफ से जो कि बैड गाइज हैं, नॉर्थ कोरिया है। ये तो वो सीधा सीधा सा नजर आता है और ये पहली दफा नहीं हुआ कि उन्होंने इस तरह की किया है। ये होता रहता है, करते रहते हैं। बेसिक चीज इसमें जो है ना वो 2 एंगल है। एक है कि अमरीकियों के लिए होगा, डोनाल्ड ट्रंप फरमाते हैं कोई गैर आ ही नहीं सकता इधर, यूरोपियन भी नहीं आ सकते। दूसरा यह है कि पैसा बनाना है और पैसा जहां जहां लगा रहे हैं वहां घटाना है। लिहाजा ग्रीन कार्ड खत्म, लिहाजा यूएस एड खत्म, लिहाजा ग्रीन ये जो आपके ये जो बाकी क्लाइमेट चेंज का तो पूरा निकल गया कि हम उसमें हैं ही नहीं। इस तरह के सारे फजूल खर्चे खत्म, यूरोप की मदद खत्म। अब उसके बाद क्या है, ये सिक्योरिटी का एंगल जो है जिसमें यह है कि जी लोग इधर आते हैं दहशतगर्दी में आप और एक्सट्रीमिज्म में आते हैं और ये ज्यादातर मुसलमान होते हैं। लिहाजा इन पे इससे घबराने की, परेशान होने की जरूरत इसलिए भी नहीं है कि इस पे हमारा बस चलता है। क्या हमारा बस चलता है कि हम कहें हमारी हुकूमत को क्या चाहिए? हमारी हुकूमत को यह चाहिए कि अगर हम उस तीसरी कैटेगरी में हैं जहां पे कि 2 महीने मिले हैं, तो आप जो अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको आप दूर कीजिए, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो बोनाफाइडी यानी ठीक तरीके से अमेरिका जाना चाहते हैं कारोबार के सिलसिले में, बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में। तो ये जिम्मेदारी जो है ये बनती है पाकिस्तानी हुकूमत की। ठीक है पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तानी हुकूमत की? क्योंकि पाबंदी लगाने पर गौर की खबर सामने आ रही है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता लगा था जब तमाम गुड़ी कहा गया, पाकिस्तान को तारीफ भी की गई कि शायद कोई ऐसी लिस्ट भी आने जा रही है, और तब से अभी तक कोई लिस्ट तो आई नहीं, लेकिन बावसूख जरा ये दावा करें कि लिस्ट आने वाली है। और अगर वो पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में डालते हैं, 60 दिन का टाइम देते हैं, तो हमें क्या इकदाम करने चाहिए अगर हमारे पास ये मौका आ जाता है, या उससे पहले क्या करने चाहिए? क्योंकि पाकिस्तानी एक बड़ी तादाद के अंदर बैरून मुल्क जाते हैं और बड़ी तादाद के अंदर बैरून मुल्क खासतौर पर अमेरिका में मौजूद हैं, एक बड़ी कम्युनिटी मौजूद है, उनको भी सिक्योर करना होगा। अपना वो उसका मुल्क है अमरीकियों का, वो जो मर्जी करेगा वो अपने इंटरेस्ट के लिए करेगा। हम जो यहाँ शोर बड़ा मचाते हैं कि वहां पता नहीं दरख्तों पर डॉलर्स लगे हुए हैं, ये करते क्या है मेजॉरिटी? कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, ये तो जॉब्स लेते हैं वहां जाके ये, और जेनिटोरियल पोजीशंस होती हैं इनकी। तो बेसिकली ये क्या जाके ये क्या समझते हैं कि ये बहुत पैसा कमाएंगे और ये करेंगे, मान लिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सेकंड ट्रैक पे क्यों जा रहे हैं? जो आपने सवाल किया, एक बुनियादी एक चीज उसमें से निकलती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज हो या पुरानी हो या आने वाली, क्या आपने कोई स्किल्ड लेबर तैयार करने का कोई प्लान बनाया? यहाँ एक जमाने में पॉलिटेक्निक्स होते थे, खत्म हो गए सारे। आप रॉ लेबर भेज देते हैं अब मिडिल ईस्ट के अंदर, वो जो जैसा भी है टांका पट्टी के साथ काम भी कर लेता है। इंडिया इन टर्न स्किल्ड लेबर भेजता है। अब तेलुगुस को देखो, तमिल्स को देखो, और उसको ये देखो केरला के लोग, ये जाके वहां काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। हम क्या करते हैं? हमने डंडी मारनी शुरू कर दी है। इसलिए आप देखें कि हमारी जो डिमांड है पर्टिकुलरली इन द मिडिल ईस्ट कम हो रही है। अमेरिका के अंदर भी, यूके के अंदर भी, और फ्रांस के अंदर भी। फ्रांस के अंदर तो ज्यादातर ये इनके जो कॉलोनीज हैं उनके लोग आ गए हुए हैं यहाँ। सो हमने अपने आप को देखना है कि व्हाट आर वी गिविंग टू द वर्ल्ड। हम इलीगल इमिग्रेंट्स दे रहे हैं, वो जाके बैठ जाते हैं, उनके सोशल सिस्टम से ये कमाते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, इनको पैसे मिल जाते हैं, ये काम करते नहीं है। मैं आपको फैक्चुअल चीज बता रहा हूँ, मैंने इसमें बड़े लंदन में, इंग्लैंड में प्रोग्राम किए हुए हैं। अब बात आती है हम इसको कैसे रेक्टिफाई करें? एक ही तरीके से, जिस तरह अमेरिका ने या अमेरिकन या कोई भी मुल्क हो, वो स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेता है इन आपके इन्वेस्टिगेशंस के या जो भी आपका बैकग्राउंड चेक के लिए, आप वो लोगों को अलाउ करें। यहाँ एक होते थे, वो पता नहीं क्या मैं नाम बोल रहा हूँ,
वो डॉक्टरेट ऑफ पता नहीं क्या वो चेक करते थे कि पीछे इनके काम ठीक है, फैमिली ठीक है, क्या है क्या नहीं। अब तो अंधेधुन लोग चले जाते हैं एंड दे डोंट कम बैक टू पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का नाम नहीं, बांग्लादेश, इवन इंडिया, इवन श्रीलंका एंड other Asian countries, ये वहां के भी है। पाकिस्तान इज नॉट अलोन इन दिस। ये सारा जो हमारा एशियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके इसी के अंदर से जाते हैं। क्यों? इनको पता है लेबर सस्ती है, इनको पता है कि ये सस्ते में आ जाएंगे। आपका जो 200 पाउंड आज रोमेनियन या पोलिश या लिथुएनियन यूके में कमा रहा है, आप 50-60 पाउंड में कर लेते थे। अब उसने आपको कट करके इससे भी कम आ गया, विद द रिजल्ट कि लोकल एम्प्लॉयमेंट चली गई। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस, नॉट अमंग्स्ट द मेनी, कि यूके बाहर आ गया, ब्रेक्सिट पे आ गया। अमेरिका जो कर रहा है वो अपना इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, एंड गुड फॉर देम। हमें अपना इंटरेस्ट देखना है, उसका इंटरेस्ट देखना है। अब ये सफीर की आप बात करते हैं, was he in an official capacity? Did he fulfill all the requirements, the legal requirements? उधर जाने के लिए he holds a blue passport. That means nothing till the time आप official capacity में ना जाएं। तो कुछ ना कुछ तो लकूना होगा। हम उठ के बयानी करते थे। इस हवाले से भी कोई मुकम्मल तस्दीक तो सामने नहीं आई, लेकिन इसके हवाले से जो खबरें सामने आई हैं वो यही आई हैं कि वो ओमान में पाकिस्तान के जब सफ़ीर रहे तो उन्होंने शायद किसी को नोट किसी के बारे में लिखा था और उसको बाद में वीज़ा मिला और फिर किसी गैर कानूनी सरगर्मी में वो पाया गया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूं। ऐसा नहीं है ज़ौक। जी मैं आता हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब शौकत अजीज गए थे अमेरिका, सेंट एंड्रूज बेस के अंदर, वो बड़ी पाकिस्तान में न्यूज आ गई कि जी शरीफुद्दीन पीरजादा का हैंड्स अप करके उसकी सर्च करिए। भाई हमने खुद कहा था सर्च करो, और वहां सर्च हुई है सेंट एंड्रूज बेस के ऊपर। इमरान खान के साथ क्या हुआ, उसके साथ आपके और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ क्या हुआ, भाई दैट इज देयर लॉ। ये अगर आप शोर करते हो तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी इनके साथ यही करो। मैं आता हूं नईम साहब आपकी तरफ। राइट, मैं साकिब बशीर साहब पहले आपसे जान लूं, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसलिए लोग बाहर जाते हैं, और फिर जिस किस्म का पे बैक बाहर किया जाता है वो उन जॉब्स का, अगर टैक्सी भी चलाते हैं तो यहाँ पे उतना नहीं कमाते। दूसरा, हम हमेशा बात करते हैं कि हम स्किल लेबर फराहम करेंगे पूरी दुनिया को, लेकिन उसके हवाले से भी पाकिस्तान में कुछ नहीं करते। फिर अनस्किल्ड किस्म के लोग जाते हैं और फिर वहाँ पर इस किस्म के ही काम करते हैं जो कि उस दर्जे के नहीं समझे जाते, और फिर हम माइनॉरिटी में ही रहते हैं वहाँ पर। तो क्या जिम्मेदारी हुकूमत की भी बनती है? बिल्कुल, हुकूमत की ज़िम्मेदारी तो बनती है। मतलब ये इल्ज़ाम देना कि पाकिस्तानी बाहर क्यों जा रहे हैं, उनको नहीं जाना चाहिए, या वहाँ जाकर क्या करते हैं, मेरे ख्याल में ये बनता इसलिए नहीं है कि हमारे मुल्क के हालात आप देखें कि यहाँ पे बेरोज़गारी है, यहाँ जॉब्स की क्रिएशन नहीं है। आप ग्रेजुएट्स आ रहे हैं हर सेक्टर से, हर बड़ी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, लेकिन वहाँ उनको खपत क्या कहाँ पे होनी है वो जगह नहीं है। वो फिर बाहर देखते हैं यूरोप में, अमेरिका में, या वो लोग जो पढ़े हुए नहीं हैं वो भी फिर कोशिश करते हैं कि हम किसी ऐसे मुल्क चले जाएं जहाँ पे मजदूरी भी करें तो कम से कम बेहतर जो है वो हम कमाई कर सकें। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी जो है वो बाहर के ममालिक जाते हैं। लेकिन ये एक सूरत हाल जो पाकिस्तान के हवाले से बन रही है, ये मेरे ख्याल में एक अजीब सी सिचुएशन पाकिस्तान को सामना हो सकता है। एक तो यह है कि ये जो अभी सफरी पाबंदियों का मामला है, इसमें जो ऑरेंज और येलो के हवाले से जो अमेरिकन मीडिया ऑरेंज कैटेगरी बता रहा है, और जो रॉयटर्स हैं वो बता रहा है कि येलो कैटेगरी में पाकिस्तान को जो है वो मुमकिन तौर पर रखा जा सकता है। अभी फाइनल नहीं हुआ, ड्राफ्ट अभी फाइनल होना है। हतमी तौर पर पाकिस्तान को किसी तौर पर आगाह भी नहीं किया गया। लेकिन थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो ये ट्रंप की वो मेंटेलिटी को भी जाहिर करता है। ये अक्टूबर 23 था जो कैंपेन चल रही थी ट्रंप की, तो उस वक्त ट्रंप ने उस मुहिम में ऐलान किया था कि इंतहा पसंद अगर कोई मुसलमान होगा तो उसकी अमेरिका जो है वो दाखिला या उसकी अमेरिका में नहीं आ सकता, या हमास के साथ हमदर्दी रखता है तो वो भी अमेरिका में नहीं आ सकता। तो उसने तो अपना सारा कुछ पहले ही बता दिया था। लेकिन हमारे लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा सोचने का मकाम ये है कि अमेरिका ने क्यों पाकिस्तान को इन कैटेगरीज में डाल रहा है। रिसेंट
रिसेंटली भी CIA के साथ या वहाँ की जो अमेरिकन जो ट्रंप इंतज़ामिया है उनकी जानिब से बड़ी पाकिस्तान की तारीफ़ की गई कि जो दहशतगर्दी के साथ का ताउन है उसके हवाले से, तो इसके बावजूद इस किस्म की सिचुएशन डेवलप होना हो सकता है कि आगे चलकर जो है वो इसमें काबू पाया जा सके। पाकिस्तान को बहरहाल अपना केस जो है वो पेश करना चाहिए। ये एक पॉलिटिकल डिसीजन भी हो सकता है, सियासी डिसीजन भी हो सकता है, और पाकिस्तानियों को फिर जो है वो मुश्किलात होगी। और ख़ास तौर पर फिर एक और बात भी है कि पाकिस्तानी वहाँ पे जो ट्रंप इंतज़ामिया या ट्रंप के साथ जो कर रहे थे, लॉबिंग कर रहे थे वो यहाँ के पॉलिटिकल चेंजेस पाकिस्तान के हवाले से, तो उनको भी मेरे ख्याल में इसका जवाब तो मिल गया होगा कि अब सिचुएशन जा किस तरफ रही है। उनको भी मुश्किलात होंगी, पाकिस्तानियों को भी मुश्किलात होंगी। जो गवर्नमेंट है उसको कम से कम मेरे ख्याल में इस मामले को देखना चाहिए अब कि क्या फ्यूचर हो सकता है इसका। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर सऊदीया में भी हम पे सख्ती कर दी गई जाने पे, UAE पे भी सख्ती कर दी गई, यूरोप में भी हम बॉर्डर ब्रीच करके जाते हैं तो गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना होगा। नजम साकिब साहब, ये जो सफ़ीर वाला मामला है, ये मैं चाहूँगा कि आप क्योंकि खुद सिफारतकार रह चुके हैं, ज़रा इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि हमें यही बताया जा रहा है जो गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं, इसमें कोई भी अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं है कि वो पहले भी अमेरिका जाते रहते हैं। लॉस एंजलिस में इस बार जब गए हैं तो फैमिली से मिलने गए हैं, लेकिन वहाँ पर उनको 2 दिन रखा गया और फिर वापस भेज दिया गया। तो ये क्या मामला हुआ, कोई आपके ज़राए क्या बताते हैं? मामला वही है कि हम लोग जो है ना वो बड़े, हमें गॉसिप चाहिए होती है, क्रिस्प सी कोई न्यूज़ चाहिए होती है, बढ़ा भी देते हैं ज़ेब दास्तां के लिए। देखिए, सफ़ीर पाकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान में वो बरखुरदार जो है वो सिफारत कर रहा है, वो छुट्टी लेता है। वो अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे जो बर्गंडी रंग का होता है उस पे वीज़ा लगा हुआ है, वो छुट्टी दफ्तर खारजा से लेता है, उसको छुट्टी मिलती है। वो छुट्टी लेके तो जब लॉस एंजलिस पहुंचता है तो वहां पे उसके साथ ये होता है कि उसको कहा जाता है जी कि आप यहां वांटेड नहीं है, आप यहां से वापस जाएं। उनको वापस भेज दिया जाता है। अब लॉस एंजलिस वो अपनी छुट्टी के सिलसिले में गए थे क्योंकि उस जगह पे उनके दोस्त हैं, उन्होंने वहां पे सर्व किया हुआ है कॉन्सुलेट में जी एज डेप्यूटी। ये जो वगन साहब थे हमारे, ये उस वक्त जूनियर थे, वो वहां पे तो होता है ना जहां पे आपकी पोस्टिंग रही हो, आप जाना चाहते हैं। अब उसके बारे में उनका ये कहना कि जी आप यहां आ नहीं सकते और आपने यहां पे कुछ किया है वगैरह, उसकी तहकीकात हो रही हैं। फॉरेन ऑफिस उसमें देख रहा है कि जी क्या है, और उनसे पूछा गया है। हो सकता है उनको तुर्कमेनिस्तान से वापस भी बुला लिया गया हो कि आके जरा ये बताएं तो सही। दो चीजों को मिक्स नहीं करते। देखिए, उन्होंने अगर लॉस एंजलिस में अपनी पोस्टिंग के दौरान कोई ऐसी हरकत की, हो सकता है कुछ पैसे देने थे उन्होंने, कोई मेडिकल बिल था, हमें क्या पता है, वो तो जब तहकीक होगी तो पता लगेगा। और वो चीज कंप्यूटर में आ गई, इसकी फिक्र ना करें, इस पे तहकीकात हो रही हैं और किसी किस्म का इससे, ये जो टॉपिक हमारा है ना अमेरिका जाने वाला, इसका इससे दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, वो अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में छुट्टी लेके लॉस एंजलिस गए थे, वो वापस आ गए हैं, तहकीकात हो रही हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। ठीक है नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत क्या हम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी, जो कि आए दिन हमें लगता है कि कुछ ना कुछ नाराज़गी रहती है उनकी PMLN के साथ, और गाहे बगाहे वो फिर मीटिंग्स भी करते हैं। एक और मीटिंग उनकी हुई है, पावर शेयरिंग पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। पंजाब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात है पीपल्स पार्टी को, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो नून लीग जो मौक़िफ़ सामने रखती है उसमें यही नज़र आता है कि अगर वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हम पंजाब में उनको हिस्सा क्यों दें, क्यों हम उनको स्टेक होल्डर बनाएं पंजाब के अंदर भी। और फिर गाहे बगाहे इस किस्म की खबरें भी आती हैं कि आसिफ अल जरदारी साहब सदर पाकिस्तान लाहौर आए तो उनका इस्तकबाल करने के लिए वज़ीर आला नहीं पहुंची थी, तो इस बात पर भी इख्तलाफ पीपल्स पार्टी का होता रहता है उनके साथ। तो अब देखना यह है कि इस मामले के हवाले से क्या हो सकता है, क्या नून लीग अब दे सकती है, और ऐसा क्या है जो पीपल्स पार्टी मांग रही है लेकिन नून लीग उनसे एग्री नहीं कर रही पंजाब के हवाले से, क्योंकि पंजाब का सर्वाइवल पीपल्स पार्टी के लिए ज़रूरी है अगर वो वफाक के अंदर आना चाहती है। क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान की माजी के अंदर जो पंजाब से जीतता है वो वफाक पर भी उसी की हुक्मरानी होती है। पीजे मीर साहब, ये पावर शेयरिंग के मामले को लेकर सिर्फ एक ही वो चीज़ है जिस पर इख्तलाफ ज़्यादातर इन दोनों जमातों का है जो इस वक्त हुकूमत के अंदर है। एक हुकूमत के अंदर है, एक उनकी आम इत्तेहादी है, उनके बगैर हुकूमत ना बनती। तो आप क्या समझते हैं, ऐसा क्या है पावर शेयरिंग मुआहदे में जो PMLN नहीं अब तक, जब से हुकूमत बनी साल से ज़्यादा हो गया है, इस इत्तेहाद को दोबारा नहीं दे पाई और पीपल्स पार्टी उससे पीछे भी नहीं हट रही?
देखिए PMLN जो है ये नवाज शरीफ की तो है, लेकिन PMLN नाराज लीग है, ये हमेशा नाराज रहते हैं। इनको बड़े मौके मिले कि भाई आप यूनिफाई करके एक पॉलिटिकल सिस्टम को चलाएं। मैं आपको बता ही देता हूँ, मुझे खुद जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रेसिडेंसी में बुला के, जनरल राशिद कुरैशी थे, कि कहा कि पीछे ये तुम्हारा दोस्त है, इसको कहो कि मैं 2 पार्टीज चाहता हूँ पाकिस्तान में, एक पीपल्स पार्टी और एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम लीग, क्योंकि ये बाकी जो है ये सारे ये ब्लैकमेल करते हैं, ये MKM हो गया, ANP, JUI एंड ऑल दैट। कहता है हमें 2 स्ट्रॉन्ग पार्टीज चाहिए, तुम करो। मैंने की इनसे बात, लेकिन उसका विदाउट गोइंग इनटू एनी डिटेल्स इट डिडंट वर्क आउट। ब्रिगेडियर नियाज वाज अ विटनेस टू इट। नाउ द थिंग इज कि आज आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, तो आप किस यूनिटी की बात कर रहे हैं? आप तो एक पेज पे कोई पॉलिटिकल पार्टी बैठने के लिए तैयार नहीं है, whether it is PTI, whether it is NOON, whether it is People's Party। अब क्वेश्चन उठता है कि ये सारी अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल और इलेक्टोरेट सर्वाइवल की बात कर रहे हैं। हमें सर्वाइवल की बात करनी है अवाम की, उस पर कोई बात हो रही है? वो PTI शोर कर रहा है सुबह से, इमरान खान को रिलीज करो, इमरान को रिलीज करो, ये दूसरे बैठे इसको बंद रखो, इसको बंद रखो। ये आपस की इनकी लड़ाई के साथ आप देखो आपके पास जाफर एक्सप्रेस में क्या हो जाता है, आपकी तो कंसंट्रेशन ही कहीं और है। तो ये जो आपके जो ये दुश्मन, ये इसीलिए तो फायदा उठाते हैं आपका। तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी आप अपने होश में आए, एक दूसरे के साथ डायलॉग रखें। पीजेमी साहब, आपको लगता है ये नवाज शरीफ साहब का अभी भी उतना ही रोल है जितना इंतखाबात से पहले था, या अब उन्होंने ऑटो मोड पे छोड़ दिया है कि शहबाज शरीफ साहब जो डिसीजन लेते हैं आप टाइम गुजारें, जब अगले इलेक्शन आएंगे तो फिर देखेंगे हम? With the greatest of respect, देखो शहबाज is a very old friend of mine. Shahbaz is a nobody as far as Nawaz Sharif is concerned. Pakistan Muslim League N is Nawaz Sharif. तो जो भी आपने सवाल जो किया है, yes, he is the de facto prime minister. ठीक है, वो पिक्चर में नहीं है, but at the end of the day, he is the one who's calling the shots. अब आप देखो लाहौर में, अब पूरा लाहौर जो particularly माल रोड है from Regal to near the Babda House, ये रीडिजाइन हो रहा है। किसका आइडिया है? नवाज शरीफ का। The chief minister will implement it. The question is कि he is calling the shots, but at the end of the day, for him, unfortunately, he's not present in the parliament and in a commanding role. So ये भी एक मुस्लिम लीग नून को एक झटका है। वो भी बात कर लेते हैं। राना सनाउल्लाह की आपने स्पीचेस सुन ली हैं कि किस तरह बात करते हैं कि रन कौन कर रहा है, ये क्या हो रहा है, फलाना। तो ये जो चीजें हैं, वी नीड टू फिनिश ऑल दिस, और ये एक ही बंदा कर सकता है। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, एक ही आदमी इसको ठीक कर सकता है। ये नवाज शरीफ नहीं करेगा, शहबाज शरीफ नहीं करेगा, इमरान नहीं करेगा, एक आदमी करेगा। कौन? एंड दैट्स इट। कौन ठीक कर सकता है? आपको पता है कौन? आपको पता है कौन? ओके, कौन है वो? नजम साकिब साहब, आपको लगता है कि ये इत्तेहाद जो है वो जो दोनों जमातों का है, इसमें हल्के फुल्के, क्योंकि एक पॉलिटिकल सर्वाइवल भी है दोनों का, तो हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है इसलिए कि अपना पॉलिटिकल बयानिया बाद में आसानी रहे, और ये इत्तेहाद तब तक रहेगा जब तक इमरान खान एक पॉपुलर लीडर का खतरा इन जमातों को है। उसके बाद, और ये तब तक कुछ भी हो जाए, ये इत्तेहाद नहीं टूटेगा। या आपको लगता है कि बस ये अगले इंतखाबात तक ही है, या कोई ऐसा बड़ा इख्तलाफ आ सकता है कि ये इत्तेहाद टूट सकता है? देखिए, PDM में भी ऐसा ही हुआ था। वजारतें नून के पास, और उसके बाद ये है कि ताकि जिम्मेदारी ना पीपल्स पार्टी को लेनी पड़े। पीपल्स पार्टी प्लेड स्मार्ट, अभी भी वो स्मार्ट प्ले कर रही है कि अब कल को जब होगा ये हुकूमत जाएगी तो सही ना, पता नहीं है कब जाएगी, लेकिन जाएगी तो सही उस वक़्त, ताकि ये कह सके कि देखिए जी, हम इत्तेहादी थे, लेकिन हमने इत्तेहाद में रहते हुए भी गलत को गलत कहा और सही को सही कहा। इसको शुस्ता ज़बान में इत्तमाम हुज्जत भी कहते हैं। असल में मसला क्या है? क्या असल में मसला ये है कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के पीछे प्रोजेक्ट, और वो उनकी परवाज़ बहुत ऊंची हो रही है और सिंध में समझ नहीं आ रही कि उसका मुकाबला कैसे करें? क्या ये मसला है?
क्या ये मसला है कि जो कमेटियां बनाना चाहते थे ये आपके पीपल्स पार्टी वाले पंजाब में, या को वजारतें लेना चाहते थे तो उनको नहीं मिली, क्या ये मसला है? देखिए, इस वक्त दो मसाइल हैं जिसकी वजह से गवर्नर पंजाब, उन्होंने बाकायदा कल ये कहा है कि 6 महीने तक ये हुकूमत नहीं चलेगी अगर आपने अपने तौर तरीके ठीक ना किए। ये गवर्नर साहब कह रहे हैं 6 महीने नहीं चल सकती अगर हम और आपको अपने तौर तरीके ठीक करने पड़ेंगे। ये वो किससे कह रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब से, नून से। मसले दो हैं इस वक्त। एक है चोलिस्तान का मसला। चोलिस्तान में जो आपकी बन रही है महफूज शहीद नहर, पानी तकसीम का मसला है, ये सिंध के पानियों का मसला है। वो उस पे पीपल्स पार्टी अड़ी हुई है और उनको पता है कि नून इस बारे में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने बात तो करनी है। पहला मसला ये है। दूसरा मसला ये है कि यार, जब बात हुई थी कि आपको हम बनाएंगे वजीर आजम, शहबाज शरीफ साहब आप वजीर आजम बनना था कुछ साल सवा साल के लिए, उसके बाद बारी आनी थी बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो वो बारी क्यों नहीं आ रही? अच्छा, अब ये दोनों बातें जो हैं, इसमें से ये यानी इसकी आपने रेवरबरेशन सुनी होंगी। पंजाब 3-4 हैं पीपल्स पार्टी के लोग जिनमें के पंजाब के जो गवर्नर हैं वो सरे फहरिस्त हैं, वो खुल के बोलते हैं बनाए बिलावल यानी भुट्टो जरदारी को वजीर आजम। अब ये दो मसाइल हैं, चोलिस्तान की नहर और वजीर आजम बनना इसका बिलावल भुट्टो जरदारी का। मुझे ये बताएं, क्या शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी से उठ के खाली कुर्सी पे बैठेंगे और वजीर आजम की कुर्सी पे बिलावल भुट्टो जरदारी को बिठा देंगे और इतनी आसानी से बिठा देंगे? तो वो एक नई पोस्ट भी बना सकते हैं ना, जैसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट बन जाती है जब जरूरत आती है। मेरे ख्याल में तो जो पाकिस्तान की सूरत हाल है ना ज़ौक, मुझे तो लगता है कि कोई 25-30 वज़राए आज़म होने चाहिए हमारे। एक आध से तो बात ही नहीं बनती, क्योंकि जो वजीर आजम आता है वो उसके बारे में बातें शुरू हो जाती हैं, जी काम नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हम तो किसी बात पे रुकते ही नहीं हैं। मुझे ये बताइएगा कि कायद आजम के बाद से अब तक जितने भी लीडर्स आए पाकिस्तान में, वज़राए आजम खास तौर पे, उनमें से कोई एक बता दीजिए जिस पे सब ने कहा हो हाँ भाई ये लीडर था। हम तो टांगे खींचने वाले लोग हैं। तो लिहाजा 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी ये हुकूमत, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं, और ये इत्तेहादी एक दूसरे से नाराज हैं, ये भी बात ठीक है। लेकिन बीच में बात ये है कि दोनों पार्टीज जो बड़ी इस वक्त इत्तेहादी हैं वो ये कहती हैं कि मुल्क बचाने के लिए, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए, रियासत के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। इस बात को मानने का दिल नहीं मानता। और दिल क्या मानता है कि इक्तदार जैसे भी है, जिस तरीके से भी है, उसको हासिल करना है। बाकी सियासी बयानबाजियां जो हैं वो तो होती रहती हैं। साकिब बशीर साहब, जैसे पीजे मीर साहब ने कहा कि ये जो इत्तेहादी हैं ये इकट्ठे इसलिए नहीं हुए कि मेरा आपका कोई मसला है, या उनमें इख्तलाफात इसलिए नहीं होते कि महंगाई ज़्यादा हो गई है या बुनियादी शहरियों के मसाइल हैं, इनके अपने ही मसाइल हैं। तो ये अब किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे? क्योंकि अपने मसाइल तो हल नहीं हो रहे, बहुत सी मीटिंग्स हो गई हैं। पंजाब का ही मसला है, नहरों का मसला आप उठ गया, उसमें सदर मुमलिकत साहब ने जब वो मुश्तरका पार्लियामान के इजलास से खिताब किया वहाँ पर भी ये उठाया, सदर मुमलिकत साहब की जानिब से कहा गया। तो अब होगा क्या? क्या ये सेटल डाउन होगा? क्योंकि ये सेटल डाउन होगा तो फिर अवामी मसाइल की बारी आएगी। अच्छा, एक तो बड़ी क्लियर है कि जो पीपल्स पार्टी है वो हुकूमत के साथ ही रहेगी, वो अलग नहीं होगी। चाहे जाए कि कोई कहीं से कोई इशारा, कोई चीज़ ऐसी, कोई सिचुएशन जो है वो डेवलप हो जाए कि जिसके बाद पीपल्स पार्टी जो है यानी अवाम का गुजारा मुश्किल हो जाए, इतनी महंगाई हो जाए तो वो अलहदा हो जाएगी, यही इशारा है ना? नहीं, वो मैटर ही नहीं करता, वो उनके नज़दीक मैटर ही नहीं करता, वो उनके अपने मसाइल हैं। अभी भी जब ये पावर शेयरिंग फार्मूला पे जो कमेटी की मीटिंग हुई है पंजाब में, वहाँ पे बहुत एक लंबी लिस्ट रखी है, वो मैं आपको बताता हूँ पीपल्स पार्टी ने। तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि ये जो पीपल्स पार्टी है, पंजाब गवर्नमेंट ने या पंजाब के जो नून लीग के लोग हैं, कि आप इस तरह करें, काबीना में आ जाएं, आपका जो एहसास महरूमी है वो हम ख़त्म कर देंगे। तो अवाम के एहसास महरूमी का किसी को ख्याल नहीं है, जो उनका इत्तेहादी है उसके एहसास महरूमी का ख्याल है कि उसका एहसास महरूमी क्या है।
वो चाह रहा है कि मुख्तलिफ इदारों की चेयरमैनशिप उनको मिल जाए, वो चाह रहा है जी डेवलपमेंट फंड्स जो है उनके जितने भी लोग हैं मुख्तलिफ हलकों में, किसी ने 20,000 वोट लिया है, कोई हारा है या जीता है, उसको डेवलपमेंट फंड्स जो है वो दिए जाएँ। तो ये सारी एहसास महरूमी है। वो आपने सुना होगा कि शुरू में जब इजलास होते थे, अभी तक ये चीज़ें चल रही हैं, शुरू में इजलास होते थे तो उन्होंने कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो ब्यूरोक्रेसी होगी ना, डीसी लगाना है, डीपीओ लगना है या बाकी जो सरबराहान लगने हैं, तो उसमें भी पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हमें जो है शेयर दिया जाए। ये है एक पॉलिटिकल पार्टी का एहसास महरूमी, जो अवाम का एहसास महरूमी है उसका ख्याल नहीं है। वो आपने गवर्नर पंजाब की बात की, तो गवर्नर पंजाब तो फॉर्म 47 की भी बात कर चुके हैं कि ये गवर्नमेंट उस तरह आई है, उसके उनके हलके में क्या हुआ था। लेकिन नून लीग ने गवर्नर पंजाब के इन बयानात का मुद्दा जो है वो उस कमेटी के सामने जब रखा, तो काउंटर जो है उनका आया कि आप तो आसिफ अली जरदारी जब लाहौर में आते हैं तो मरियम नवाज साहिबा तो उनसे मिलती ही नहीं है। तो ये एक दूसरे से गिले शिकवे भी चल रहे हैं और पावर शेयरिंग का फार्मूला भी, इस पे एक सब कमेटी भी बन गई है। मुस्लिम लीग नून के 2 और 2 पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, हर हफ्ते ये बैठा करेगी और इसी तरह मामला जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ वही जो आपने सवाल किया था कि क्या ये अलग हो जाएंगे या नहीं होंगे, मैं बिल्कुल इस पे जो है वो मैं तो यकीन करता हूँ कि वो बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे। 26वीं आईनी तरमीम हुई, पैका अभी जो पैका लॉज आए हैं उसके हवाले से पीपल्स पार्टी बाहर तो बयानबाजी करती रही, बिलावल भुट्टो साहब भी कि कदगनें नहीं लगनी चाहिए, लेकिन वो हुकूमत के साथ थे, 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत के साथ थे। इसी तरह जो ट्रिब्यूनल की तब्दीली के हवाले से लेजिस्लेशन थी हुकूमत के साथ थे। जितनी भी लेजिस्लेशन है, कानून साजी है, पार्लियामान में जितना भी सपोर्ट चाहिए वो फुल फ्लैज करते हैं। एक ही मसला है अब वो नहरों वाला मसला, जिसमें सदर मुमलिकत ने भी बात की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी पिछले दिनों बात की कि अगर ये हुआ तो हम जो है वो अदम एतमाद ले आएंगे। वो एक इशू है। अब देखना यह है कि क्या वो इशू को टर्निंग पॉइंट बनता है कि हुकूमत या जो इत्तेहादी हैं उनके दरमियान कोई रिफ्ट कायम करने या रिफ्ट बनने का कोई बन सकता है। वो वाहिद इशू है, बाकी कोई मसला नहीं है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। 190 मिलियन पाउंड आइकॉनिक किस्म की जो अमाउंट थी, जो कि यूके से पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग की हुई अमाउंट जब गई तो वापस पाकिस्तान को आई और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई, तो उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अकाउंट में जब भेजा गया और उस पर इमरान खान को सज़ा भी हुई जिस प्रोसेस से वो गई। लेकिन अब हुकूमत वक्त ने, यानी शहबाज शरीफ साहब ने ये सोचा है कि हम उससे एक और यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उससे पहले एक और यूनिवर्सिटी उस केस के अंदर अल-कादिर यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व रही है। तो क्या ये पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए उस अमाउंट को ख़ास तौर पर इस तरफ यूज़ किया गया है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब स्पेशल लेबल लग जाता है किसी को, जिस तरह ये दानिश प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, तो वो अगर वो हुकूमत में नहीं रहते तो उस स्पेशल लेबल वाले प्रोजेक्ट को फंडिंग भी उस तरह नहीं होती। तो क्या बनेगा ये पैसे का? नजम साकिब साहब, 190 मिलियन पाउंड ठिकाने लगा दिया हुकूमत ने और उन्होंने पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए और अखलाकियात को बेहतर करने के लिए एक यूनिवर्सिटी का क़याम उन्होंने सोचा है कि करेंगे। आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? मुझे ये पता है कि अगर ये 190 मिलियन पाउंड जो हैं इस तरह से सारी दुनिया को ना पता होता, पूरे पाकिस्तान को ना पता होता, और 190 मिलियन पाउंड चुपके से कोई बारों बार पीर वदाई आके आपके बैंकों में आ जाते, यकीन कीजिए इसका पता ही नहीं चलना था। ये पैसे गए किधर, ये पैसे आए कैसे, ये पैसे कहाँ पे हैं इस वक्त। तो ये इसलिए भी हो गया कि चूंकि ये रकम है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आती है, किस्सा जो आपने सारा सुनाया है, क्योंकि सबको पता लग गया लिहाजा अब इसका कुछ तो करना है। अब ये कि ये प्लान मेरे सामने है, क्विकली आपको बता देता हूं आपको और आपके लाखों नाजरीन को कि ये दानिश यूनिवर्सिटी ये है क्या चीज़ जो कि इस वक्त प्लान बना है। ज़रूर ज़रूर। इस्लामाबाद में ये बनेगी यूनिवर्सिटी। 100 एकड़ अराजी मुख्तस कर दी गई है, यानी 100 एकड़ जो है अराजी इसके लिए मुख्तस कर दी गई है। और ये नहीं है कि ये को 15 साल 20 साल बाद यूनिवर्सिटी बनेगी। बकौल हमारे वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ के कि 14 अगस्त 2026 यानी अगले साल की अगस्त में इसमें बाकायदा तौर पे सेशन शुरू हो जाएंगे। ये प्लान है और इसका नाम है दानिश यूनिवर्सिटी।
मुझे सिर्फ 2-3 छोटी छोटी बातें पूछनी हैं। आप बता दीजिए, वज़ीर आज़म साहब बता दें, पाकिस्तानी अवाम मुझे ये बता दें। मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि ये आईवी लीग्स किस्म की चीज़ बनेगी, यानी स्टैनफोर्ड बनेगा, ऑक्सफोर्ड बनेगा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरह की, कमाल नहीं हो जाएगा? मुझे ये बताएं, पहली बात ये है कि अगर ये आप उस लेवल की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, इसमें पढ़ेगा कौन पाकिस्तान में? और फिर आपको याद नहीं है कुछ अरसे पहले बात हुई थी कि 2.5 करोड़ बच्चे 5 साल से 16 साल की उम्र के बीच में वो स्कूलों में ही नहीं है, वो स्कूलों से बाहर हैं। और आपने फरमाया था कि इसका हम बंदोबस्त कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, ये जो 5 साल से 16 साल के बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, वो इस दानिश यूनिवर्सिटी में जो कि आईवी लीग के बेसिस पे टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा बारका, उसमें जाएंगे? और फिर उस चीज का क्या हुआ? उस चीज का क्या हुआ कि वो जो मैट्रिक तक आपने यानी फ्री एजुकेशन देनी थी, ठीक है, आप जाके तो देखें, आपकी आवाम के पास बच्चों की किताबें लेने के ज़ौक पैसे नहीं है, और हम यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, वो भी आईवी लीग की। तो मुझे लगता है कि ये जल्दी में फैसला हुआ है। बहरहाल कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन बन रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इस यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह जब ये बन जाएगी तो उसमें पाकिस्तानी कितने जा सकेंगे? तो सर बाहर नहीं जाएंगे ना, फिर स्टूडेंट वीज़ा लेके बाहर जाते हैं, उस लेवल की यूनिवर्सिटी यहाँ पे बन जाएगी। पीजे मीर साहब, ये अलकादिर यूनिवर्सिटी ऑलरेडी मौजूद थी, उसी को एक स्ट्रक्चर भी मौजूद था, उसी को आगे कर लेते, ये एतराज़ उठाया जा रहा है लोगों की जानिब से, आपको क्या लगता है? मैंने तो अपना नाम रखना है वहाँ हट्टी के ऊपर कि ये मैंने किया। देखो, हर चीज हम पॉलिटिकली करते हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं करते। कोई भी काम हो आप अपना नाम लगा देते हैं, कोई भी हो, अक्रॉस रोड कोई भी लीडर हो, उसका नाम और यार तुमने क्या अपने पैसे दिए? तुम टैक्स पेयर के पैसे यूज करते हो, तुम्हारा तो नाम बनता ही नहीं उसके ऊपर। ये टोनी ब्लेयर हो गया, जॉन मेजर हो गया, चर्चिल हो गया, क्या इन्होंने जो प्रोग्राम्स अपने मुल्क में बनाए हैं, क्या इनके नाम लिखे हुए ऊपर? कोई नहीं, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। और ये मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, वो तुम्हारी फीसें इतनी है, तुम जो बंदा यहाँ 50-60 हज़ार रुपया कमाता है, वो 40 हज़ार रुपया तो उनकी फीसों पे दे देगा। तो ये तो ब्रीड इमीडिएटली आप करप्शन करेंगे। फिर आप जब ये ग्रेजुएट होते हैं तो क्या आपने को गारंटी दी है कि आफ्टर ग्रेजुएशन इनके पास जॉब्स भी होंगे? को बताया है? क्या आपने सोचा है कि पूरी दुनिया आपके मदरसों पे तनकीद करती है, क्या आप मदरसों को अपग्रेड कर सकते हैं? ये जो पैसा है, यूनिवर्सिटी बना के क्या फायदा आपका? ओ भाई, जिसने यहाँ पढ़ना है ना, वो बाहर भी जाके पढ़ लेगा, छोड़ दें। द क्वेश्चन इज, मदरसों को अपग्रेड करो, इसको ऊपर लेके आओ, जो कि आम बच्चा, आम आदमी, बच्ची मदरसा में जाके एक हायर लेवल की एजुकेशन ले। वी आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट। हम तो एक एलीट क्लास की बात कर रहे हैं, आईवी लीग होगी, फलाना हो गया, हु केयर्स अबाउट दैट? हमें गरीब का अब सोचना है, गरीब, उसका नहीं सोचते हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। हाँ जी, आईवी लीग हो गया, अलकादिर हो गया, ये हो गया, गरीब का सोचो, और वो नहीं कर रहे। दूसरी चीज एक और जो है कि हमने कभी भी कहीं एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है? नहीं। एक गवर्नमेंट आती है, उसको तोड़ के कंटिन्यूटी पॉलिसी आपने रखी कोई नहीं। आप ये पिछले, आई गिव क्रेडिट टू पीटीआई, क्या नाम था इसका, ये जो चीफ मिनिस्टर आया था, उसने पब्लिकली कहा कि जी जो एहसन इकबाल का 25 इयर्स का विजन है, हम उसको आगे लेके चल रहे हैं। दैट वाज अ वेरी गुड, 90 शारा के अंदर उन्होंने ब्रीफिंग दी, अच्छी बात थी। हमें इस तरह चलना है आगे। अगर आप ये करेंगे कि जी वो बना दिया, ये कर दिया, वार्डन्स की वर्दी चेंज कर दी, पुलिस की वर्दी चेंज कर दी, क्या आपने मेंटालिटी चेंज की है? कोई मेंटालिटी चेंज नहीं की आपने। आपके बेसिक जो आपका इस वक्त प्रॉब्लम है, जो कि लोग इग्नोर कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका सूवेज सिस्टम का है, जो कि गोरा छोड़ गया और अभी तक आपकी कंटामिनेशन आपके क्रॉप्स के अंदर है। Sewage water is going into your crop. Has anybody thought of filtration or treatment plants? None. Lai, Rawalpindi, Rohinala, Lahore, ठीक है, प्रायोरिटी का मसला समझते हैं। कराची, किसने सोचा है? कोई सोच रहा है? नो। तो द क्वेश्चन है राजेश मेरे भाई कि हमें वी गॉट टू स्टार्ट थिंकिंग ग्रास रूट लेवल के ऊपर। स्कूलों की फीसें कम करो ताकि एजुकेशन बढ़े। बच्चे नहीं जा सकते हैं स्कूल पे, हम यूनिवर्सिटियां तैयार कर रहे हैं। एजुकेशन को एक्सेसिबल कर लें ताकि
एक इक्वालिटी की बुनियाद पर पूरा माशरा compete कर सके। वरना हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड है, वो जो स्टैंडर्ड एक 2-3% के लिए पाकिस्तानियों के लिए वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और फिर 50-60 के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ है, बीच में 30-40 के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ है। साकिब बशीर साहब, ये फरमाइएगा, वो एक चीज़ याद आई, हम लैपटॉप दे देते हैं बच्चों को, इंटरनेट नहीं देते, तो इसी तरह ये यूनिवर्सिटी हो जाएगी, इसमें क्या पढ़ाएंगे और कैसे ये होगा, और ये प्रोजेक्ट इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट हो पाएगा, और इसका फिर लॉन्ग टर्म फ़ायदा क्या होगा? एक तो वो 190 मिलियन पाउंड ये कह रहे हैं, ये हैं 172 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तान जो अकाउंट में आए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से आए हैं हुकूमत के पास। तो इसको मेरे ख्याल में 190 की बजाय 172 मिलियन पाउंड कहना चाहिए। दूसरी बात जो आपने की वो वही है कि लैपटॉप जो पंजाब हुकूमत दे रही है, या इससे पहले शहबाज शरीफ साहब भी देते थे, तो वो उनका ये आइडिया है ही इसलिए कि हर जब वो स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप चला जाएगा तो वो कहेंगे कि ये जनाब फ़लाँ की स्कीम थी, और उनके साथ नत्थी हो जाएंगे ताकि हम यूथ तक जो है वो पहुँच सकें। एक लॉन्ग टर्म जो प्लान है वो हमें नज़र नहीं आता। पिछले दिनों मैं देख रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की पिछले 3-4 माह या इससे भी ज़्यादा अरसा गुजर गया है कि मीटिंग नहीं हुई। तो जो एक मेंबर थे उन्होंने लिखा, तो आज तक मुझे जो है वो नहीं बुलाया गया। तो एक तरफ वो मीटिंग्स जो है वो जो होनी था चाहिए, 2.5 करोड़ बच्चे अगर स्कूल से बाहर हैं, उनको वो सहूलियात नहीं मिल रही, उनको स्कूल में लाने के लिए क्या इकदाम उठाने हैं, वो मीटिंग्स नहीं हो रही। लेकिन आप ये यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन मैं इसको मुस्बत अंदाज में इसलिए देखूंगा कि ठीक है, चलें कम से कम जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो पैसा था ये मर्ज कर देते, बाकी डेवलपमेंट फंड्स में जहाँ पे अखराजात हुकूमती अखराजात हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे वहीं लगा देते, उनका पता ही ना होता, यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट स्कोरिंग पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं जो हुकूमत में होती हैं, तो चलें एक अच्छी यूनिवर्सिटी बन जाए, इनका एक फ्यूचर प्लान अच्छा हो और लॉन्ग टर्म को पॉलिसी हो, ताकि चलें एजुकेशन सेक्टर में एक पॉजिटिव चीज़ जो है वो आएगी। इसी के साथ जो 172 मिलियन पाउंड है, इसी के साथ उसमें एक पता नहीं 200 बेड का एक हॉस्पिटल भी उन्होंने साथ ही बनाना है। तो ये चलें एक पब्लिक के लिए होगा जो बुनियादी जरूरतें हैं, एटलीस्ट जो पैसा आया था वो पब्लिक इंटरेस्ट में खर्च हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल ठीक है। हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर आपसे आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।